चलिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। इसके पहले प्रकाश का परावर्तन जो बताए थे, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसी हाँ, मतलब चिकने तरह से टकराकर और प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी भाग में वापस लौट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई माध्यम, मतलब कोई लकीर है जो दो माध्यमों को विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एयर है, और ये क्या इसमें है, ग्लास। मतलब जो प्रकाश है एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो ये जो लाइन है दो माध्यम को अलग कर रही है। और यहाँ से मान लेते हैं हम क्या, एक अभिलंब है। जो एयर है उसको हम कौन सा माध्यम बोलेंगे, विरल माध्यम। एयर को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और इसको कौन सा माध्यम बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक ना, सघन माध्यम बोलेंगे। और जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस समय जो आई होगा और ए आर होगा, तो आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर। मतलब आई क्या होगा, आर से बड़ा होगा। तब जब आई आर से बड़ा होगा तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश जो है विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। और इसके बाद ये कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए इसको हम विरल ना करके क्या कर दें, सघन कर दें, मतलब ऊपर वाला सघन कर दें, इसको हम क्या कर दें, सघन माध्यम, मतलब इसको ग्लास कर दें और इसको क्या कर दें, एयर कर दें। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो इस समय में आई इज ग्रेटर लेस देन, आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, आर। मतलब आई जो होगा आर से छोटा होगा, ठीक ना। आई जो आर से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है अलग अलग माध्यमों में मतलब अलग अलग रास्ता बदल दे रही है अपनी। समझ आ रही बात ना। मतलब ये जो विरल माध्यम सघन माध्यम में आई थी तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, इसमें देख रहे हैं कि अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन यही हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक ना। ये प्रकाश का अपवर्तन था। अब इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, जैसे कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है, ठीक ना। तो एक पहला नियम है कि जो आपतित किरण होती है और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक ना। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल पे होते हैं। जो यहाँ होता है ये आपतन बिंदु का अभिलंब इसको बोलते हैं, ठीक ना। और जो दूसरा नियम है कि एक ही वर्ण के प्रकाश के लिए, मतलब एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। बात समझ आई, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। चलिए देखिए अब अगला देखिए, अपवर्तनांक यानी n बराबर होता है c अपॉन v, ठीक ना। तो जो c है ये क्या है, c वक्रता त्रिज्या नहीं है यार, यहाँ कहाँ वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या नहीं है, ये है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या है, c। और जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होता है वह कितना होता है, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। और ये जो v है, v क्या है, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक ना। नहीं, ये माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है यहाँ, ये अपवर्तनांक है ना। तो हम यही कहेंगे कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर यहाँ में देखना चाहें तो यहाँ हम लिखेंगे ANG। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई माध्यम, जो दूसरा माध्यम ग्लास है, पहला माध्यम क्या है, एयर है, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, C अपॉन N हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए अपवर्तनांक की डिफिनीशन। ये जहां C क्या है, C क्या है,
हाँ, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। सी क्या है? निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। हाँ, प्रकाश की चाल है। और ये वी क्या है? वी क्या है? हाँ, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम का मतलब जैसे हमारा ग्लास हो गया या वाटर हो गया या कोई लिक्विड हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो माध्यम होगा ना। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना? माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, ठीक? ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, V बराबर, ठीक। अब हेडिंग लिख लो ना, प्रकाश। देखो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एयर है और ये क्या है? ग्लास। मतलब प्रकाश जो है एयर से कहां पर आ रहा है? ग्लास में आ रहा है, यानी शीशे में प्रवेश कर रहा है। तो और मतलब इधर आया तो ये मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाला भाग को क्या कर दें? ऊपर वाले भाग को ग्लास कर दें, ठीक ना? इसको हम क्या कर दें? अगर ग्लास कर दें और इसको क्या कर दें? एयर कर दें, तो ये इधर से मतलब आएगा, पुनः इधर चला जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ हम एक देख रहे हैं, एक बात यहाँ पर है कि इधर से आ रहा है और फिर ग्लास से एयर में जा रहा है। मतलब उत्क्रमणीयता का मतलब यही हुआ कि जैसे इससे एयर से ग्लास में आ रहा है, फिर ग्लास से किधर जा रहा है? एयर में जा रहा है। तो इसे ही उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे जल है ना, जल से बर्फ बन सकता है कि नहीं? और फिर बर्फ से जल भी बन सकता है। तो उत्क्रमणीयता का चिन्ह यही होता है ना, जैसे केमिस्ट्री में है, उसी तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ से मतलब जो है, वायु से जब प्रकाश जा रहा है, वायु से ग्लास में, और फिर जब ग्लास से वायु में जा रहा है, तो इसके लिए और इसके लिए, इन्हीं दोनों को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीयता कहेंगे। मतलब कि एयर से ग्लास में आ रहा है, फिर ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये उत्क्रमणीयता हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि प्रकाश सबसे पहले किस में गया? एयर में। यहाँ लिख लेंगे, माना वायु के सापेक्ष, ठीक ना? वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? ठीक ना? नहीं, उस तरह नहीं लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम इस तरह लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि यहाँ पर इसका एंगल क्या है? आई है, यहाँ इसका एंगल क्या है? आर है, ठीक ना? लेकिन ये जब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है, साइन आई अपॉन साइन आर, या कि स्नेल के नियमानुसार। लेकिन जब हम इसी को ग्लास से एयर में भेजेंगे, GNA, तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, ठीक ना? जैसे अब जो ए आर है ना, ये कौन सा कोण हो जाएगा? हाँ, अपवर्तन कोण हो जाएगा। और ये जो है आपतन कोण होगा जी। अपवर्तन कोण कहाँ होगा? जैसे इधर देखो ना, जैसे ये वाला तो आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो ये आपतन कोण कब है? जब एयर से ग्लास में जाएगी तब ये आपतन कोण आई बन रहा है और अपवर्तन कोण आर हो जा रहा है। लेकिन जब ग्लास से एयर में जा रही है, ये क्या हो जाएगा? तब आपतन होगा। अब ये अपवर्तन कोण होगा, ठीक ना? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे देखो ना, ये जो है इसका एयर से ग्लास में गई है, तो इसके लिए हो जाएगा। और जब हम ग्लास से एयर में भेज रहे हैं, तब ये आर हो जाएगा ना, ये वाला कोण है, अब ये आई हो जाएगा। मतलब अब हम इधर से किरण इधर भेज रहे हैं, हाँ, ठीक ना? तब इसको हम आर को तभी कह रहे हैं कि आर को क्या कहेंगे? तब आपतन कोण कहेंगे। हाँ, वो नीचे जाएगी, इसीलिए उत्क्रमणीयता कहा गया है ना। उत्क्रमणीयता का मतलब यही हुआ कि जैसे किरण इधर आ रही फिर इधर से जा रही है, इसी को उत्क्रमणीयता कहा गया है वहां परिभाषा में, हेडिंग में, ठीक ना? तो यहाँ आ जाएगा साइन आर बटे साइन आई। अब यहाँ हम लिख लेंगे AN G गुणे GNA, इसका गुणा कर दिए, इसका भी गुणा करेंगे ना, साइन आई गुणे साइन आई अपॉन साइन आर, और गुणे साइन आर अपॉन साइन आई। यहाँ देखिए कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं? और हमारा बचेगा क्या? ANG गुणे GNA बराबर 1। या देखो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ANG बराबर 1 बटे
GNA, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक, क्रांतिक कोण के लिए हमेशा ये नियम होना चाहिए कि जो प्रकाश की किरण आएगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, ठीक ना। ये नहीं कि विरल से सघन में जाएगी, तब क्रांतिक कोण नहीं बन पाएगा। हमेशा उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, सघन से विरल में आना चाहिए क्रांतिक कोण के लिए। ठीक, चाहे क्रांतिक कोण हो हमारा, चाहे पूर्णांतरिक परावर्तन हो, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आना चाहिए। और जो आई होगा वह मतलब क्या होना चाहिए, उसको मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। नहीं, जैसे आर तो बढ़ेगा ना। देखो इधर देखो, इधर समझो पहले इधर, जैसे देखो चल ही नहीं रहा है, छोड़ दे रहे हैं। जैसे देखो ये हमारा जो है ये सघन माध्यम है, ठीक ना। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है यहाँ तक। और ये कौन सा है, विरल माध्यम है। ये वाला जो है विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक ना। तो यहाँ से ये कौन सा कोण है, आई है, इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। ये जो है आपतन कोण। और यहाँ से देखो ये विरल माध्यम में जा रहा है ना, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक ना। ये अपवर्तन कोण हो गया। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। अब देखो जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे, किसको, आपतन कोण को, मतलब आई को बढ़ाते जाएंगे तो ये अपवर्तन कोण इधर चलता चला जाएगा, इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अविलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है ना। तो जब हम आई को बढ़ाते जाएंगे, आई को जब हम यहाँ कर देंगे तो ये प्रकाश की किरण इस पर चली जाएगी, ठीक ना। तब ये कितने का बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 90 अंश। मतलब जब ये प्रकाश किरण आएगी, और जैसे देखो इसको अलग बना दे रहे हैं ना, इस तरह से, इस तरह से। ये मतलब ये ग्लास है और ये क्या है, एयर है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एयर है। मतलब एयर का मतलब क्या हो जाएगा, विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी तो ये आई है, आई को हम इतना बढ़ा दिए हैं कि जो आर है वो कहाँ चला जा रहा है, 90 अंश पर। मतलब आर का मान कितना हो जा रहा है, 90 अंश। मतलब यही लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन यही होगी कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक ना। जैसे सघन माध्यम क्या हमारा है, ग्लास है, तो सघन माध्यम GNA, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। यहां से निकाल लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई किसके बराबर रखेंगे, क्रांतिक कोण के। आपतन कोण आई किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण C। क्रांतिक कोण को क्या किससे दिखाते हैं, C से, क्रेटिकल एंगल बोलते हैं। और यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक ना। तो यहां ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए, तो यहां से I और R का मान रख दीजिए, तो यहां आ जाएगा GNA साइन आई, साइन C हो जाएगा। I का मान कितना है, C, और यहां से कितना हो जाएगा, ये साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहां आ जाएगा GNA इज इक्वल टू साइन C, यही होगा। अब देखो यहां से तुम लोग एक चीज बताएं, इसके पहले जो बताए हैं कि ANG गुणे GNA बराबर 1 होता है, बताया है ना। जैसे देखो ANG गुणे GNA बराबर क्या होता है, 1। तो अगर हम ANG बराबर निकालना चाहें तो 1/, क्या लिख सकते हैं, GNA, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां से देख लीजिए ANG, अब यहां से क्या कर देंगे, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ग्लास का अपवर्तनांक। तो ANG बराबर, यहां लिख दे रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा, ANG बराबर 1/,
GNA बराबर 1/sin C। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा, इसको हटा दें। फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ANG बराबर 1/sin C। यही हमारा क्रांतिक कोण हो जाएगा। समझ आई बात है? क्रांतिक कोण क्या होता है? चलिए, दिया है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा n बराबर दिया है, n बराबर 1.5 दिया है, ठीक ना। n बराबर कितना है, 1.5 है। कांच में प्रवेश नहीं, प्रकाश की चाल रहेगा, ठीक ना। वो गलत है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, मतलब कांच का मतलब इसमें ये हो गया कि माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, और माध्यम में प्रकाश की चाल सूत्र में क्या माने, v, ठीक ना। देखिए यहाँ ये फार्मूला होता है ना, अपवर्तनांक n बराबर प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल C, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से। यानी आ जाएगा n बराबर C/V, ये हो जाएगा। अब ये बताओ, यहां से हमें क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, V। यानी हमसे V बराबर पूछ दिया है कि V बराबर क्या होगा, और C बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम निकालेंगे V = C/n, और C का मान है 3 × 10⁸ बट्टे n का मान कितना है, 1.5। ये 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से V बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। आंसर लिख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ठीक ना। जैसे इसके पहले हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण का डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये आई हमने बनाया था, और जो आर था वो 90 डिग्री हो गया था, किसमें, क्रांतिक कोण में। और ये क्या था, हमारा सघन माध्यम था। ये कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये जो है हमारा विरल माध्यम है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो ये हमारा कौन सा एंगल था, आई, और ये कौन सा था, आर। ये 90 अंश हो गया था। तो जब ये 90 अंश हो गया तो इसी को हम क्रांतिक कोण कह रहे थे। कौन सा कोण, हाँ, ये था क्रांतिक कोण, इसको हम कह रहे थे, यानी क्रांतिक एंगल कह रहे थे। लेकिन अगर हम इस आई को और बढ़ा दें, जब आई को हम थोड़ा इधर लेकर आएंगे, मतलब आई और बड़ा होगा, कहने का मतलब है कि जब आई क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये जो प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ठीक ना। तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तब यही परिभाषा होगी ना कि जब इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ग्लास होता है कांच में, वो कहीं से अगर टूट जाता है तो जो टूटे हुए भाग पर दरार नहीं पड़ जाती है, देखो चमकने लगता है, तो यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या जैसे उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि उसको जब हम देखते हैं थोड़ा तिरछा देखते हैं, मतलब तिरछा हो जाता है ना, तो उसका जो क्रांतिक कोण होता है ना, क्रांतिक कोण, आपतन कोण जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ठीक ना। या जैसे अगर हम एक बीकर ले ले, बीकर में जल भर दें
और उसमें एक कांच की नली लगा दें, डाल दें उसी में, तो नली जब तिरछी होती है तो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। तो चमकती क्यों है? क्योंकि जो हमारा मतलब जो हम एंगल देखेंगे, आपतन कोण देखेंगे ना, आपतन कोण का मान जो होगा क्रांति कोण से क्या होगा, अधिक होगा, बड़ा होगा ना, तब हमें क्या चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक ना, तो यही चीज है, यही पूर्णांतरिक परावर्तन है।